So we are going to explain the next chapter of physical world and measurement, that is dimensional analysis. तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो ये चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड इसमें फर्स्ट जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं? जो वेल डिफाइंड यूनिट्स होते हैं। द यूनिट्स विच इज़ सिलेक्टेड फॉर मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज़, दैट इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब इसमें हमने वो यूनिट्स सिलेक्ट करने हैं जो दूसरे फॉर्मूलेज को सोल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें वो कौन से यूनिट्स होते हैं? जैसे मास हम m लेंगे, लेंथ हम l लेंगे और टाइम का जो सिंबल होता है वो होता है t। तो ये तीन यूनिट्स हैं। इन तीन यूनिट्स की हेल्प से हम बाकी के जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मेजरमेंट करेंगे। इन तीन यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि वेल डिफाइंड यूनिट्स होते हैं। उसके बाद हम करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मास, लेंथ और टाइम। इन यूनिट्स को यूज़ करके हम बाकी की क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करेंगे, और जब हम उन क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करेंगे उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। और मीटर किसके यूनिट्स होते हैं? लेंथ के। टाइम को कैसे मेजरमेंट करते हैं? सेकंड्स में। तो हमारे पास जो ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आया हमारे पास, डिस्टेंस को हम लिखेंगे लेंथ और टाइम को लिखेंगे t। डिनोमिनेटर में t की पावर क्या है? 1। और जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा -1। तो इसकी यूनिट्स क्या हो गए? इसके डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसके यूनिट्स हो गए L1 T-1। आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है डायमेंशंस। डायमेंशंस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को इन्होंने लिखा है लेंथ, टाइम को लिखा है t। और t जो पावर है नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो वो L1 T-1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास तो था नहीं, तो उसकी वैल्यू होगी 0। तो m0 L1 T-1 ये होते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस किसके हैं? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है हमारे पास? स्पीड। और फंडामेंटल यूनिट कौन से हमने यूज़ किए हैं? मास, लेंथ, टाइम। इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये एक एक्सप्रेशन है जो शो करता है हाउ एंड विच फंडामेंटल यूनिट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? स्पीड। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया हमने? बाय यूजिंग द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? यही जो हम इक्वेशन बना रहे हैं m0 L1 T-1। जब फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके जब हम एक डिराइव करेंगे एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि स्पीड, तो जब ये हमारे पास सोल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। जब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी
तब हम इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास अब कई हमारे पास डायमेंशनल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ। तो लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल के साथ। इसमें ना तो मास होता है ना ही टाइम होता है, तो ये आ जाएगा m0 l1 t0। इसके यूनिट होंगे हमारे पास मीटर, और मीटर का सिंबल होता है m। फिर उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। और मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा m0 l1 t0। इसके भी यूनिट क्या होंगे? मीटर होंगे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी कैसे मेजरमेंट करते हैं? कौन से यूनिट होते हैं इसके? मीटर। और मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। तो मास और टाइम तो यहाँ पे 0 होगा, m0 l1 t0। तो इसके यूनिट्स भी क्या होंगे? मीटर होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मास। मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? किलोग्राम में। तो इसको ये किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल M को। तो यहाँ पे हमारे पास m1 होगा, क्योंकि ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ तो है नहीं, टाइम भी नहीं है इसमें, तो m1 l0 t0, और इसके यूनिट होंगे किलोग्राम। इसी तरह से हमारे पास क्या है? टाइम है। टाइम को कैसे मेजरमेंट करते हैं? सेकंड्स में या मिनट्स में। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। इसका सिंबल t है, तो टाइम का सिंबल t1 आ जाएगा। m0 l0 इसके यूनिट होंगे सेकंड। अब हमारे पास ये फॉर्मूलेज हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को कैसे मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। ब्रेड्थ को कैसे मेजरमेंट करते हैं? मीटर या सेंटीमीटर में। दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ को। तो 1 + 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो l स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी इक्वेशन बनेगी m0 l2 t0। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, या कहें कि डायमेंशनल इक्वेशन। एरिया के यूनिट्स क्या होंगे? क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था, दो लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में आते हैं, तो मीटर स्क्वायर इसके यूनिट हो जाएंगे। इसी तरह से वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। मीटर, मीटर और मीटर, तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ को। ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ को। तीनों की पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्यूब आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 l³ t0। तो ये हमारे पास बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स होंगे मीटर क्यूब। उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो ये चैप्टर आपके लिए वेस्ट है, तो उसके लिए फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? m में। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। इसका अभी हमने सॉल्व किया था l³। l³ कहाँ है? डिनोमिनेटर में है, तो 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस न्यूमरेटर में, और टाइम क्या है? 0। तो ये हमारे पास बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन भी आप कह सकते हैं। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? किलोग्राम, और नीचे आ जाएगा मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? किलोग्राम m-3, न्यूमरेटर में जाके -3, नीचे अगर प्लस है पावर में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास डेंसिटी हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी। जैसे ये एक हमारे पास कंटेनर है, इसमें पानी है, इसमें मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला है, चाहे बॉल हो गई, तो बॉल पानी में है, तो बॉल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास बॉल की डेंसिटी हो गई, या बॉडी ऑफ डेंसिटी, या डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वाटर का आ जाएगा। और डेंसिटी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब डेंसिटी और डेंसिटी कैंसिल हो गई तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना, इसलिए
ये आपके जो यूनिट्स होंगे यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं होंगे और ना ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजरमेंट करते हैं, टाइम टी में, तो ये हो जाएगा L1T-1। मास क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। इसके यूनिट क्या होंगे? L1 के लिए मीटर, टाइम के लिए पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? यूनिट्स हो जाएंगे। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं? लेंथ में, टाइम होता है T1, ठीक है, तो ये भी सेम फॉर्मूला बनेगा L1T-1, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स, तो इसके भी होंगे मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये आप ए पॉइंट पे थे, आपकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी, जब आप बी पॉइंट पे पहुँचे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा V माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे m0 L1T-1, और डिस्टेंस हमारे पास लेंथ है तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास अकेला आ जाएगा T-1, m0 L0 T-1। T-1 के लिए यूनिट क्या होंगे? पर सेकंड। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हर बॉडी का मोमेंटम होता है। मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है? मास पे। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम, जितना कम मास उतना कम मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या हो गया? m1, वेलोसिटी अभी हमने सोल्व किया L1T-1, तो ये फॉर्मूला हो गया m1 L1T-1। इसके यूनिट्स क्या होंगे? मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए पर सेकंड। तो ये हमारे पास हो जाएंगे विद डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड हमारे पास हो जाएंगे यूनिट्स। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, V माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी मैंने अभी आपको समझाया, वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम ही लगेगा L1T-1, टाइम हो जाएगा T1। अब ये 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -1 तो L1T-2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा m0 L1T-2, और L1T-2 है T-2 के लिए पर सेकंड स्क्वायर, और L1 के लिए मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को G सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन को A के साथ। जब कोई बॉडी अपवर्ड थ्रो की जाती है, जब कोई बॉडी डाउनवर्ड थ्रो की जाती है, तब वहाँ पे एक्सेलरेशन G लगाई जाती है। तो G फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा m0 L1T-2, और यूनिट्स भी हमारे सेम रहेंगे। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? m1। एक्सेलरेशन अभी आपने सोल्व किया L1T-2, और इसके यूनिट्स हमारे पास होंगे किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वेट। वेट क्या होता है? mg। W क्या होता है? mg, ठीक है, मास हो गया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने आपको कहा था G के साथ डिनोट करते हैं, फॉर्मूला सेम ही रहता है। तो L1T-2, और हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, यूनिट्स सेम रहेंगे। टेंशन क्या होती है? टेंशन भी क्या होती है? फोर्स होती है। टेंशन क्या होता है? फोर्स। तो टेंशन वैसे बोलते क्या है? जैसे कोई ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसके साथ एक बॉल है अटैच है, या कोई मास अटैच है। अब मास का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो टेंशन होगी इस स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पे डिनोट करेंगे। टेंशन भी क्या है? यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, तो टेंशन को हम फोर्स ही बोलते हैं। तो जो फोर्स का हमने पीछे फॉर्मूला किया था, वही इसके डायमेंशनल फॉर्मूला रहेंगे, और इसके यूनिट्स रहेंगे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ये ग्राउंड है हमारे पास, ग्राउंड पे कोई एक पर्सन है, और इसका वेट डाउनवर्ड होगा,
लेकिन जो ग्राउंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से इसका रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो रिएक्शन भी क्या है, एक फोर्स है, टेंशन भी क्या है, एक फोर्स है। तो रिएक्शन भी हमारे पास फोर्स है और टेंशन भी क्या है, फोर्स है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास सेम डायमेंशनल फॉर्मूला और सेम यूनिट्स रहेंगे। देन आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी एफ है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स एफ है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके कोई ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे ना ही इसके यूनिट्स होंगे। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई, इसको यहाँ से पुल किया है तो ये कितना इसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी और कितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई फोर्स पे डिपेंड करता है। तो ये आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपको होता है फोर्स का, और एक्सटेंशन को हम लेंथ ले लेंगे और लेंथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा m1t-2। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स होता है m1L1t-2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, डिस्टेंस को L में लिखेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो m1L2 आ जाएगा t-2। तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्क डन। और वर्क डन के यूनिट्स ही किसके होंगे, एनर्जी होंगे। जो वर्क डन के यूनिट्स होंगे, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी के यूनिट्स होंगे। पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन से वो ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला है जिनका फॉर्मूला सेम होता है, यूनिट्स सेम होते हैं। तो आपने लिखना है वर्क डन और एनर्जी उसके सेम होते हैं। फिर हमारे पास आता है पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन के आपने अभी किया m1L2t-2, नीचे क्या है t1, ये 1 जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा m1L2t-3। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका मतलब ये होता है कि जब एक कार है हमारे पास और कार ए और ये कार बी, दोनों में एक कार जो है एक बी को अप्रोच कर रही है तो कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद मान लो फिर उसके बाद एक कार आपस में कोलाइड हुआ, फिर ये बाद में सेपरेट हो गए। तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी लगेगी अप्रोच के दौरान और सेपरेट के दौरान, वेलोसिटी और वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला कोई नहीं आएगा, यूनिट्स भी कोई नहीं होंगे, नथिंग। उसके बाद हमारे पास आता है इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम। फोर्स के यूनिट्स आपको पता है m1L1t-2 और टाइम होता है हमारे पास t1, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। तो m1L1t-2, t-2 प्लस 1 कितना होता है, -1, तो यह आ जाएगा m1L1t-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये हमारे पास अर्थ है, ये प्लैनेट है, दोनों में क्या हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मास m1 है, इसका मास m2, डिस्टेंस क्या हो गया r। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो क्या लग जाता है, g। यहाँ से हम g का फॉर्मूला निकालेंगे और g का फॉर्मूला होता है हमारे पास FR² क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे m1 m2। F क्या होता है हमारे पास m1L1t-2, r² होता है L², मास क्या होता है m इंटू m। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे m1L1t-2 और यहाँ पे L² है और L² हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा m और m2 ले लेंगे। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा m1L3t-2 और m²। स्क्वायर जो है 1 के साथ माइनस हो जाएगा, 1 - 2
एल को कुछ नहीं करेंगे और टी को भी कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा m-1 L3 T-2।